तक सुप्रीम कोर्ट में आबादी के अनुपात में बहुजन नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा उम्मीद करना बेकार है। इस यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ बातें हो रही थी, तब मीडिया भी उसको हाईलाइट कर रहा था और शासन प्रशासन भी उनको एक तरह से अपने लाडले बच्चों की तरह किड ग्लोव जिसको कहते हैं उससे ट्रीट कर रहा था। जैसे ही बहुजन हमारे बेटे बेटियां उस प्रदर्शन में आने शुरू हुए तो उन्होंने बैन लगा दिया। हम मेरी बेटियों को रेप करने की धमकी दे रहे थे, नंगा करने की धमकी दे रहे थे, थाने के अंदर सब कुछ हो रहा है, पुलिस वही है, वीडियो एविडेंस अवेलेबल है, उन पे क्या कार्रवाई की? तो ये दोगला व्यवहार है इस देश में। जो शासन प्रशासन है उस पर मनुवादी मानसिकता के लोगों का कब्जा है और जब भी बहुजनों के हित की बात आती है वो हर पैतरा इस्तेमाल करते हैं बहुजनों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको कुचलने के लिए। हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा क्योंकि यहाँ मनुवादी व्यवस्था थी। सबसे कंगले लोग, सबसे गरीब लोग इस देश में रहे। क्यों रहे? मनुवादी व्यवस्था थी। सबसे अनपढ़, गवार, अवैज्ञानिक सोच के, पाखंडी, अंधविश्वासी वो इस देश में आपको मिले। सबसे कमजोर, सबसे ज्यादा रोग, प्लेग, कॉलेरा, पता नहीं चेचक, इसलिए थी कि इस देश में मनुवादी व्यवस्था रही। जो कहते हैं ना मेरा इतना इंच का सीना है, ये उससे नहीं हुई है, ये संविधान की ताकत से देश स्ट्रांग हुआ है। तो ये लोग जो इस देश में समता के विरोधी हैं वो इस देश के विरोधी हैं, वो इस देश को फिर से गुलाम बना देंगे, कंगाल बना देंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे चैनल पे। और हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर अनिल जय हिंद, जो कि कांग्रेस के ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। और देश में बहुत सारी अभी बातें हो रही है और सबसे ज़्यादा जो एक मुद्दा है बना हुआ है वो है यूजीसी। 13 जनवरी को जब यूजीसी कानून आया उसके बाद से हम देखते हैं कि देश में जो है समाज एक हद से हम ये कह सकते हैं कि समाज कहीं ना कहीं दो धड़े में बटा हुआ है। एक तरफ तो सामान्य वर्ग के लोग हैं जो कह रहे हैं कि यूजीसी कानून नहीं आना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ जो है एससी एसटी ओबीसी समुदाय के लोग हैं जो उनका कहना है कि इस कानून को जरूर आना चाहिए। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर बातचीत होगी। हमारे साथ अनिल जी हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद, शुक्रिया। हम यहाँ देखते हैं कि 3 दिनों तक विरोध प्रदर्शन होता है और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और भी कई मामले हैं सुप्रीम कोर्ट पे, 65% आरक्षण का मामला बिहार का है और भी कई मुद्दे हैं। तो इतनी जल्दी सुनवाई, जो यूजीसी के मुद्दे पे जो सुनवाई होती है और स्टे लग जाता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है सुप्रीम कोर्ट में जब से देश आजाद हुआ है और मैं जब से सामाजिक न्याय की बात, मुझे लगभग 45-50 साल हो गए इस बातों को करते हुए, मैं डे वन से एक बात कहता हूं, जब तक सुप्रीम कोर्ट में आबादी के अनुपात में बहुजन नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा उम्मीद करना बेकार है। क्योंकि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं वो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल जो संविधान में लिखा है वैसे फैसले। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ जी। ओबीसी को आरक्षण मिलना था, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, कोई सुप्रीम कोर्ट में चला गया, संवैधानिक था। एक आयोग की सिफारिशों के बाद वो लागू किया से भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। कमाल की बात देखिए, मंडल आयोग की सिफारिशों में स्टे लगा दिया, जो कि आयोग के थ्रू आई थी, सरकार ने किया था। 2.5-3 साल तक मुकदमा चलता रहा। फिर उसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, क्योंकि संविधान के खिलाफ कैसे जाता जी, फैसला तो देना पड़ा 2.5 साल के बाद। लेकिन क्रीमी लेयर, इफ, बट, किंतु, परंतु वो सब लगा दिया उन्होंने जो लगा सकते। चलिए, उसके बाद कोई डिमांड नहीं थी। 20 आदमी भी कहीं सड़क पे इकट्ठे हुए, मेरे को बता दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण। एक सुबह मोदी जी जागे, रात को उनको सपना है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण होना चाहिए। 48 घंटे में, घंटे बता रहा हूं मैं, ओबीसी का आरक्षण 1950 में संविधान में लिखा गया, ठीक है, 1990 आ गया, फिर कोर्ट में अटका दिया गया, 2.5-3 साल कोर्ट में अटका, ठीक है। ये 48 घंटे सालों ने 48 घंटे में राष्ट्रपति जी से भी पास हो गया, लोकसभा जी से भी पास हो गया, राज्यसभा जी से भी पास हो गया, लागू भी हो गया। तो कुछ जो संविधान में विश्वास करने वाले संविधानी लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई साहब ये तो आरक्षण देखो, संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण है ही नहीं,
ये तो सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपकी बात सुनेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप बात सुनिए, इस पे स्टे लगाइए। क्या नहीं, स्टे नहीं लगेगा, सरकार का फैसला है। अरे आप मंडल आयोग की सिफारिशों में स्टे लगाते हो, ईडब्ल्यूएस पे स्टे नहीं लगाते। अब फिर आप देखिएगा यूजीसी कमेटी का फैसला है कि 118% डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया है। हमारे बहुजन बेटा बेटियों को आत्महत्याएं करनी पड़ रही हैं, उनको रेप की धमकियां और नंगा कर देने की धमकियां मिल रही हैं, और वो कहाँ जाएं इस देश में। और जब वो बात उनके लिए कानून एक बना के भी ठीक है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो चंद मुट्ठी भर लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। फट सुप्रीम कोर्ट वही जो ईडब्ल्यूएस पे स्टे नहीं देता है, कहता नहीं एकदम स्टे, और उसके साथ पता नहीं अजीब सी टिप्पणियां भी करता है सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट से हमें क्या उम्मीद रखें हम? सरकार जो है, उनके सॉलिसिटर जनरल जो हैं, हाँ, वो कोई तर्क नहीं देते हैं। हाँ, ये पहली बार हुआ है कि सरकार की यूजीसी की जो थी गाइडलाइंस आई और सरकार ही उसके डिफेंड नहीं कर रही। ऐसा कभी हुआ आज तक? आप इसको क्या कहोगे? देखिए ऐसा है, तो क्या सरकार कानून में नहीं, कानून में दो शब्द होते हैं, डी फैक्टो और डी ज्योर। डी ज्योर तो होता है भी कानून की किताब में क्या लिखा है, और डी फैक्टो होता है कि फैक्ट क्या है, हो क्या रहा है। कानून की किताब में लिखा है कि बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, डी ज्योर तो ये बात है। डी फैक्टो ये है कि आज भी मनुवादी व्यवस्था 90% इस देश में लागू है। धन दौलत पद मान सम्मान जो पावर स्ट्रक्चर है उस पे आज भी मनुवादी मानसिकता के लोगों का कब्जा है। ये है जी। तो यूजीसी कानून जब आया तो देश में विरोध प्रदर्शन हुए, मेन स्ट्रीम मीडिया ने बड़ा उसको दिखाया, और जब हम एक बात कहते हैं कि जब एंटी यूजीसी मूवमेंट चल रहा था तो सब कुछ दिखाया जा रहा था, जब लेकिन प्रो यूजीसी मूवमेंट जब चला तो ड्यू कैंपस में अब जो है सब कुछ मना कर दिया गया है 1 महीने के लिए, और जो प्रदर्शन होते हैं वहां भी जो झड़प होती है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जैसा है कि मनुवाद पे जब जब खतरा आता है ना, तो पूरे ब्रह्मांड की मनुवादी शक्तियां एक होकर के उसको खतरे को खत्म करती है। तो जब तक आपने जैसा खुद बताया कि इस यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ बातें हो रही थी, तब मीडिया भी उसको हाईलाइट कर रहा था, और शासन प्रशासन भी उनको एक तरह से अपने लाडले बच्चों की तरह, किड ग्लोव जिसको कहते हैं, उससे ट्रीट कर रहा था। जैसे ही बहुजन हमारे बेटे बेटियां उस प्रदर्शन में आने शुरू हुए, और हजारों की संख्या में, इसके वीडियो एविडेंस है, तो और उन्होंने देखा कि ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मूवमेंट, हर यूनिवर्सिटी में फैल जाएगा, तो उन्होंने बैन लगा दिया। पहले क्यों नहीं बैन लगाया जब वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे? अब क्यों बैन लगा रहे हो आप? पहले तो आप उसको टीवी पे दिखाएंगे नहीं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो मनुवादियों के हाथ में है उसको दिखाएंगे नहीं, और फिर जब वो उसके बावजूद भी बढ़ता जा रहा था तो उस पर आप कानूनी रूप से बैन लगा देंगे। तो ये दोगला व्यवहार है इस देश में, जो शासन प्रशासन है उस पर मनुवादी मानसिकता के लोगों का कब्जा है, और जब भी बहुजनों के हित की बात आती है वो हर पैतरा इस्तेमाल करते हैं बहुजनों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको कुचलने के लिए। देश को आजाद हुए आज 75 सालों से भी ज्यादा हो गए, और दिल्ली देश की राजधानी है, और वहाँ के एक थाने में जो है लड़कियों को पुलिस के सामने रेप के थ्रेट मिल रहे हैं, और कोई उस प्रकार से कार्रवाई नहीं होती है, और भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र बताया जाता है, और राजधानी में ये हालात हैं। देखिए जी, देश की राजधानी है, देश की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है दिल्ली विश्वविद्यालय जी, उसके अंदर ही काम हो रहा है, और थाने के अंदर हो रहा है, और मोदी जी और गृह मंत्री 10 किलोमीटर की दूरी पे है जी, ठीक है, और इतना समय बीत चुका है। वो जो नर पिशाच हम मेरी बेटियों को रेप करने की धमकी दे रहे थे, नंगा करने की धमकी दे रहे थे, थाने के अंदर सब कुछ हो रहा है, पुलिस वहीं है, वीडियो एविडेंस अवेलेबल है, उन पे क्या कार्रवाई की? क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं। तो ये तो पुराने जमाने में जब से मनुस्मृति इस देश में थी तब ये होता था, इसी तरह धमकियां दी जाती थी, इसी तरह गालियां दी, आज भी वही हुआ है। तो बाबा साहब का संविधान कहाँ हम माने कि उसको लागू किया गया?
तो ये जो स्थिति है इसको ये आखिर कैसे, मतलब ये एक तरफ जब लोग कह रहे हैं कि भाई जातिवाद खत्म करो और उसी देश में जो है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप, ये क्यों हो रहा है सब? देखिए ऐसा है, इसको मैं देखता हूँ कि ये देश बर्बाद हो जाएगा, ये देश समता से चलेगा, ठीक है। और दुनिया का मैंने इतिहास पढ़ा है और मैं एक वैज्ञानिक सोच भी रखता हूँ, मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ, मैंने वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास पढ़ा है। दुनिया में जहां जहां भी जब जब समता आई है वो देश जो है वो शक्तिशाली होता है, संपन्न होता है, समृद्ध होता है, खुशहाल होता है। और जब जब ऊंच नीच होती है, ठीक है, मनोवादी टाइप की बातें होती हैं, तो वो बर्बाद हो जाता है। हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा, इतना कोई गुलाम रहा पूरी दुनिया में देश? क्यों रहा ये सदियों तक गुलाम? क्योंकि यहाँ मनोवादी व्यवस्था थी। सबसे कंगले लोग, सबसे गरीब लोग इस देश में रहे। क्यों रहे? मनोवादी व्यवस्था थी। सबसे अनपढ़, गंवार, अवैज्ञानिक सोच के, पाखंडी, अंधविश्वासी वो इस देश में आपको मिले। सबसे कमजोर, सबसे ज्यादा रोग, प्लेग, कॉलेरा, पता नहीं चेचक, इसलिए थी कि इस देश में मनोवादी व्यवस्था रही। लेकिन जब से बाबा साहब का संविधान आया, थोड़ी समता की बात मिलने लगी, सबको अवसर मिलने लगे, ये देश स्ट्रांग होने लगा। पिछले 70-75 साल में अगर इस देश में थोड़ी सी समृद्धता आई है, थोड़ी सी खुशहाली आई है, थोड़ी सी ताकत आई है, तो वो बाबा साहब के संविधान जिसने समता इस देश में लेकर के आए। जो महात्मा गांधी जी के और नेहरू जी ने कहा बाबा साहब को जिम्मेवारी दो, ये समता का संविधान बने, ये इससे ताकत आई है। जो कहते हैं ना मेरा इतने इंच का सीना है, ये उससे नहीं हुई है, ये संविधान की ताकत से देश स्ट्रांग हुआ है। और दुनिया का उठा लीजिए आप, अमेरिका में काले गोरों का भेद खत्म हुआ, अमेरिका पूरी दुनिया में छा गया। चीन में कम्युनिज्म आया, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद खत्म हुआ वहां का, वहां भी राजा महाराजे और पता नहीं ऊंच नीच की भावना थी। जैसे ही समता आई, आज चीन आंखों में आंखें टक्कर डाल रहा है, अमेरिका से टक्कर ले रहा है। हमारे देश में कल शिवाजी की, आज आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कल शिवाजी की जयंती है। मराठा में एक वारकरी भक्ति आंदोलन चला। जी हाँ, उन्होंने कहा भाई हम डायरेक्ट कनेक्ट होंगे भगवान से, हमारे बीच में कोई नहीं है XYZ। और वो संत तुकाराम, वहां पे एकनाथ जी संत, हाँ, ये संत नामदेव है ना जी, हमारे ये सारे संत में मराठा के लोगों ने उनका समता का एक माहौल बनाया उस समाज में। उससे शिवाजी जैसी शक्ति का विस्फोट होता है। और शिवाजी के जो मावले सैनिक थे, जो जिन्होंने मराठा साम्राज्य कायम किया, वो हर जाति से आते थे, कोई ये 3% जाति वाले लोग नहीं थे। वो जो आम, जो ग्रामीण किसान युवा थे, सह्याद्री के पहाड़ों में और गांवों में रहने वाले, शिवाजी ने उनको भर्ती किया। समता आई, समता के वजह से मराठा साम्राज्य कायम हुआ। तो ये लोग जो इस देश में समता के विरोधी हैं, वो इस देश के विरोधी हैं। वो इस देश को फिर से गुलाम बना देंगे, कंगाल बना देंगे, और इस देश में भूखमरी और तमाम तरह के रोग, चेचक, प्लेग जैसे पहले होती थी, वही हो जाए। हमें ऐसे लोगों का मुकाबला करना है, क्योंकि कल शिवाजी की जयंती है। तो हम बार बार इस चीज की कसम खाते हैं कि हम ऐसा देश बनाएंगे जो समता का देश हो, जैसे शिवाजी का था। इस विषय पे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा आपसे कि पब्लिक जो है, जनता है, उसका एक और मानता है कि कांग्रेस के अंदर भी एक भाजपा काम करती है। अगर थाने में ऐसा कुछ हुआ था तो क्यों नहीं NSUI निकलती, क्यों नहीं उनके संगठन उनके समर्थन में निकलते? नहीं। जिस तरह से NSUI का जो वरुण चौधरी ने उसके उस पर बोला है, वो अलग चीज है कि गोदी मीडिया उसको ना दिखाए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा कोई संगठन कोई NSUI से कम नहीं है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, हमारे राजपाल गौतम जी बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं उसके खिलाफ। सबसे मेरे से भी पहले गौतम जी बोले, बल्कि तो ऐसा कुछ नहीं है। अनिल जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। तो हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर अनिल जयहिंद। और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जो पानी है वो नाक तक पहुंच चुका है, देश की संस्थाओं पे कब्जा भले ही भाजपा ने कर लिया है, लेकिन देश की जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो जनता के पास होती है, और जनता समय आने पर अपने तरीके से बदलाव जरूर करेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप जरूर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।